हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। हम बातें कर रहे हैं क्लास 10th की, जो चैप्टर नंबर आपका 6 है, यानी अध्याय नंबर 6 की बातें कर रहे हैं हम लोग। उसमें हमने केंद्र सरकार के बारे में चर्चा की थी। केंद्र सरकार के हमने कुछ एक पार्ट पढ़ लिए थे। उनमें मैंने बताया था आपको कि केंद्र सरकार कैसे बनाई जाती है, कैसे उसके 3 अंग बताए थे मैंने। संघीय व्यवस्थापिका यानी संसद के, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया था, उपराष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ लिया था, लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद जो अगली हम बातें कर रहे हैं वो बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, जो मंत्रिमंडल है उससे, मंत्रिमंडल से संबंधित कि भी मंत्रिमंडल जो है वो किस प्रकार के काम करती है, किस प्रकार वो मंत्रिमंडल जो है उसका निर्माण होता है, क्या वो काम करती है, उसका गठन कौन करता है, कैसे उस पर कंट्रोल होता है, उन सब चीज़ों की हम बातें करेंगे। उसके बाद आपका एक लास्ट जो केंद्र सरकार का लास्ट पार्ट बचेगा, जो तीसरा स्तंभ है सरकार का, तीसरे स्तंभ यानी संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायपालिका, यानी हम बातें करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। तो हम आज बात कर रहे हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनकी बातें कर रहे हैं हम। किसकी बातें कर रहे हैं हम? मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद की बातें कर रहे हैं। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की बातें कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में ये बताया गया है कि केंद्र में एक मंत्रिमंडल होगी। कौन से अनुच्छेद में है ये? 74 नंबर अनुच्छेद में, 74 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि देश में क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री को कार्य योजना में सहयोग करेगी। काम को साथ मिलकर करते हैं, ये एक प्रकार के मजदूर का काम होता है। ये बात करते हैं हम लोग इनकी नियुक्ति से संबंधित। तो मंत्रिपरिषद क्या करती है? मंत्रिपरिषद की गठन की बात करेंगे हम लोग। गठन कैसे होता है मंत्रिपरिषद में? गठन यानी मंत्रिपरिषद में होते क्या क्या चीज़ हैं? तो बात कर रहे हैं हम लोग गठन की, मंत्रिपरिषद का गठन। गठन में हम बात करेंगे नंबर 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मतलब है क्या है? क्या है सिस्टम? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की हम बात करें तो नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 75 में बताया गया है, हमने पीछे पढ़ा था। अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये अनुच्छेद 75 में, ये भी मंत्रिमंडल का ही एक, ये भी तो मंत्री है, प्रधानमंत्री है तो मंत्री ही, ये मंत्री का ही एक पार्ट है। प्रधानमंत्री सबसे प्रधानमंत्री है, ये सबसे टॉप का मंत्री है। जैसे राज्य में नहीं होता क्या बच्चों? राज्य में होता है जैसे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी खुद एक मंत्री है, मुख्य है उन सब में, और ये इन सब में प्रधान है, तभी इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री खुद एक मंत्री होता है, ठीक है ना, उसके पास भी खुद एक मंत्री होता है, ये मंत्री का विभाग है। तो अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये अनुच्छेद 75 में बताया गया है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रियों की नियुक्ति यानी मंत्री की नियुक्ति, मंत्री जितने भी हैं उनकी नियुक्ति पूछ ले कौन करता है? करता है राष्ट्रपति की नियुक्ति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है, सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रपति उसे ही मंत्री बनाएगा जिसे प्रधानमंत्री कहेगा, और प्रधानमंत्री उसे मंत्री बनाएगा जो उसका या तो कोई जानकार हो विभाग का, या उस प्रधानमंत्री का खुद का कोई जानकार हो। ज़्यादातर यही होता है, प्रधानमंत्री के खुद का जानकार होता है, उसका नाम लिख के देगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे ही मंत्री नियुक्त करेगा जो प्रधानमंत्री कहेगा। तो ये गठन कर रहे हैं हम लोग, गठन की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है?
तो ये सलाह किसकी लेता है? प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। गठन से संबंधित हम दूसरी बात करते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। दूसरी बातें कर रहे हैं, आपके 10वीं क्लास में जो दिया है उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। ये क्या है? प्रधानमंत्री जो है ये मंत्रियों का चयन करेगा। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। चयन कैसे होता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इनका चयन करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, वही बातें दोबारा रिपीट हो रही है, कोई अलग नहीं है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है चयन इनका, पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इनका क्या करता है? चयन करता है। बाकी नाम प्रधानमंत्री का होता है। व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। व्यवहार में प्रधानमंत्री की सलाह मानने को राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वो तो ठीक है, चल रहा है काम, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बाध्य है। व्यवहार में अगर बात करें, व्यवहार में अगर बात करें, पर्सनली अगर बात करें, व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। मतलब क्या है बच्चों इनका? प्रधानमंत्री कहेगा कि भी इस बंदे को मंत्री बना दो, प्रधानमंत्री कहेगा राष्ट्रपति से कि इस बंदे को मंत्री बना दो, सलाह देगा। ये प्रधानमंत्री सलाह देगा, किसको? राष्ट्रपति। अपने को कोई सलाह देता है, गाइडेंस देता है, तो हम उसको माने या नहीं माने जरूर थोड़ी है। मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो जरूर थोड़ी आप पढ़ोगे, कोई बाध्य थोड़ी हो आप, बाध्य नहीं हो आप पढ़ने के लिए बाध्य नहीं हो। सलाह देने का अधिकार होता है हमारे पास, और वही यहाँ पर प्रधानमंत्री सलाह देता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सलाह राष्ट्रपति माने, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि बच्चों पढ़ना चाहिए, पढ़ने से आपके नंबर अच्छे आएंगे, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सलाह को मानने को बाध्य हो, बाध्य नहीं हो। उस सलाह को आपकी मर्जी है, आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, मैं आपको कह सकता हूँ, वही है। यहाँ पर सलाह दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भी कोई बीमारी होती है, हम दिखा के आते हैं, दवाई के साथ वो सलाह भी देता है, खट्टा नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है, फ्रीज का पानी नहीं पीना है। तो ये अपने को सलाह दे सकता है, ज़रूर थोड़ी है कि हम उसकी माने बात। ठंडा पानी पीते हैं, खट्टा खाते हैं, वो अपनी मर्जी है। अपने को ठीक होना है तो नहीं खाएंगे, वरना खाएंगे, वही यहाँ पे होता है। तो ये व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह माने, ये कोई बाध्यता नहीं है, मर्जी है, मर्जी है। अगला तीसरा काम, गठन। मंत्रियों में कार्य विभाजन, मंत्रियों में कार्य विभाजन, मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्रियों में कार्य विभाजन कौन करता है? मंत्रियों में कार्य विभाजन जो है ये प्रधानमंत्री करता है। किस मंत्री को क्या काम करना है, कौन सा विभाग संभालना है, ये सब चीज़ें जो है ये प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है। मंत्रियों में कार्य विभाजन, मंत्रियों में कार्य विभाजन, ये काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। नेक्स्ट, अगले काम की आप बात करें, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। चौथा, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण, ये क्या होता है? शपथ ग्रहण क्या होता है? मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति के सामने मंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कहते हैं ना कि हम देश को आबाद करेंगे, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, घूसखोरी नहीं करेंगे, प्रत्येक आम पब्लिक का ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, इस प्रकार मैं अपने पद को पूर्ण रूप से संचालित करूंगा, इस पर रहते हुए मैं किसी प्रकार के अवांछनीय कार्य को नहीं करूंगा। इस प्रकार की पद और
गोपनीयता की शपथ मंत्री किसके सामने लेते हैं? मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। किसकी? एक तो पद की शपथ होती है और एक गोपनीयता की होती है। गोपनीयता की शपथ। ये दो शपथ हैं, पद की और एक गोपनीयता की। कौन दिलाता है ये शपथ? ये राष्ट्रपति दिलाता है। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है मंत्रियों की और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। अगर मंत्रियों को अपना त्यागपत्र देना पड़े तो भी वो भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है। मंत्री परिषद का कार्यकाल अगला 5 नंबर पॉइंट है। मंत्री परिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? क्या कार्यकाल है मंत्री परिषद का? तो कार्यकाल की अगर बात करोगे तो सामान्यतः कार्यकाल होता है मंत्री परिषद का 5 वर्ष। कितना होता है बच्चों? 5 वर्ष। मंत्री परिषद का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन कोई निश्चित नहीं है 5 वर्ष, कोई निश्चित नहीं है। तब तक लोकसभा का विश्वास है, तब तक ये काम करेंगे। कार्य 5 वर्ष होता है लेकिन निश्चित नहीं। ये काम करेंगे जब तक लोकसभा सही काम कर रही है, लोकसभा का संविधान में विश्वास है, लोकसभा के विश्वास तक। लोकसभा अपना विश्वास बनाए रखेगी तब तक ये पद पर रहेंगे। जिस दिन लोकसभा ने अपना विश्वास खो दिया तब तक उसके बाद इनका ब्रेकअप हो जाएगा और इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मंत्री परिषद का कार्यकाल से लेकर ये सिस्टम होता है। जब तक लोकसभा अपना विश्वास संसद में बनाए रखेगी, संविधान में बनाए रखेगी, तब तक ये कार्य करेंगे, वरना उसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये मंत्री परिषद का कार्यकाल से लेकर बातें हो गई है। 5 नंबर आपका पॉइंट दिया हुआ है क्लास 10th के चैप्टर 6 के अंदर। 6 नंबर पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट की अगर बात करें, क्या होता है छठा? मंत्रियों के वेतन और भत्ते। इनको क्या तनख्वाह मिलती है? मंत्रियों को वेतन व भत्ते। ये वेतन और भत्ते जो है मंत्रियों के, ये संसद डिसाइड करती है, संसद निर्धारण करती है इनका। संसद द्वारा निर्धारण। वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो ये वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारण होता है इनका। इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कितनी तनख्वाह मिलनी है इस चीज़ का डिसीजन संसद लेती है। इसके अलावा एक मंत्री को निःशुल्क आवास मिलता है, क्वार्टर मिलता है दिल्ली में, निःशुल्क आवास, निःशुल्क वाहन मिलता है उसे, निःशुल्क वाहन मिलता है इनको। वाहन में तेल डालने के लिए पैसे मिलते हैं, मोबाइल का खर्चा मिलता है, कपड़े धुलाने के धुलाई भत्ते मिलते हैं। इस प्रकार बहुत सी सुविधाएं होती है, अन्य सुविधा में आती है वो। तो निःशुल्क वाहन, आवास और उनके वाहन में तेल का भी खर्चा मिलता है, मोबाइल का खर्चा मिलता है 10-15 हज़ार रुपये मंथली। मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है इनके। धुलाई भत्ता मिलता है इनको। इसके अलावा जो खाने पीने का है, राशन वगैरह है वो मिलता है, आने जाने का किराया वगैरह होता है वो मिलता है। विदेशों में अगर किसी प्रकार का कोई टूर होता है वो मिलता है इनको। अगर कोई समिति गठित हुई है तो समिति का इनमें खर्चा होता है, समिति का जो पैसा लगता है वो इनको मिलता है। तो इस प्रकार इनको बहुत सी सुविधाएं होती है। मंत्रियों को ये निःशुल्क होता है, सब कुछ फ्री में होता है, एकदम फ्री में होता है। अगला, मंत्रियों की योग्यता। मंत्रियों की योग्यता, मंत्री के पास क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि वो मंत्री का पद ग्रहण कर सके? तो इसमें वैसे तो कोई योग्यता का लंबा चौड़ा लफड़ा नहीं है, बस एक ही ध्यान रखना है, संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद का सदस्य होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। संसद में कोई भी हो, चाहे तो आपकी लोकसभा हो और चाहे आपकी राज्यसभा हो, उनमें से सदस्य होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि लोकसभा का हो और जरूरी नहीं है राज्यसभा का हो, कोई भी सभा हो, दोनों सदनों में से उनका वो सदस्य होना चाहिए। अगर बाय द वे नए है सदस्य,
फिर भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसके पास टाइम है 6 माह का। 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। सदस्यता नहीं ग्रहण की है तो 6 महीने के बाद उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये उसके पास योग्यता से संबंधित बातें हैं। मंत्री के पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके पास, तो ये मंत्रियों की योग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मंत्रियों की श्रेणियों से लेकर 8 नंबर पॉइंट, मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां क्या होती है, ये श्रेणियां क्या लफड़ा होता है श्रेणी का। तो मंत्रियों की 3 श्रेणियां मानी गई है मुख्य रूप से। कितनी श्रेणियां मानी गई है, 3 श्रेणियां मानी गई है। मंत्रियों की श्रेणियों की बातें करें हम लोग तो मंत्रियों की 3 श्रेणियां मानी गई है। कितनी है, 3 श्रेणियां हैं। ये 3 कौन कौन सी श्रेणी है बच्चों। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री। कौन सा होता है, कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 राज्य मंत्री। कौन सा होता है, राज्य मंत्री। और नंबर 3 उप मंत्री। उप मंत्री, ये मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। मंत्रिमंडल में 3 श्रेणियां होती है। कैबिनेट, ये जो प्रथम श्रेणी की श्रेणी है, प्रथम है, ये सबसे टॉप होता है। और एक शब्द आता है मंत्रिमंडल का, ये तो हम पढ़ रहे हैं मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिमंडल शब्द जो है, मंत्रिमंडल शब्द कैबिनेट मंत्री ही होते हैं उसमें, एकदम प्रधानमंत्री के खास। और अगर कोई इमरजेंसी में मीटिंग करनी होती हो तो वो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही होते हैं उसमें, राज्य मंत्री और उप मंत्री उसमें नहीं होते हैं। कैबिनेट मंत्री सबसे टॉप होता है, प्रथम श्रेणी का होता है ये, और मंत्रिमंडल में इन्हीं को ही शामिल किया जाता है, बाकी मंत्री इसमें नहीं गिने जाते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही आते हैं, सबसे टॉप के होते हैं। और ये कैबिनेट मंत्री बच्चों अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, विभाग के अध्यक्ष होते हैं। समझाऊंगा मैं अभी आपको कैसे अध्यक्ष होते हैं, क्या काम करते हैं। अपने विभाग के क्या होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं, अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। सबसे टॉप ये होता है, सबसे टॉप ये होते हैं। राज्य मंत्री, आप राज्य मंत्री को कह सकते हो कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री के बीच की कड़ी, दूसरी श्रेणी है ये। कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री के बीच की श्रेणी कौन सा होता है, राज्य मंत्री होता है। इनको स्पेशल विभाग दिया जाता है, विशेष विभाग होता है इनके पास, विशेष विभाग। ये छोटा होता है मंत्री, बड़ा नहीं होता है, ये विशेष विभाग होता है इसके पास, स्पेशल विभाग दिया जाता है। कभी कभी ये स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी काम करता है। जब ये नहीं होता है ना कभी कभार, तो उसकी जगह ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री बोलते हैं इसे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। सुना होगा कभी, नाम आता है अखबारों में, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। क्या बोलते हैं इसे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहते हैं इसे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो विशेष विभाग होता है इसके पास, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है। तो कभी कभार ये कैबिनेट की उन बैठकों में शामिल हो जाता है जिसमें इनके विभाग से संबंधित अगर कोई प्रश्न विचाराधीन हो, कोई प्रश्न विचाराधीन हो, इनके विभाग से संबंधित हो। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा, बुक में नहीं दिया हुआ है आपको, बुक में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको उदाहरण से, आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है। उप मंत्री, उप मंत्री क्या होती है बच्चों, उप मंत्री होता है जो राज्य मंत्री की सहायता करता है, राज्य मंत्री की सहायता, राज्य मंत्री की सहायता करता है। ये राज्य मंत्री की क्या करता है बच्चों, सहायता करता है। कैसे, देखो आप इन तीनों को कैसे समझना है, एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि वे इनका कैसे कैसे काम होता है। कैबिनेट मंत्री प्रथम श्रेणी है, प्रथम श्रेणी है, सबसे टॉप का होता है, प्रथम श्रेणी सबसे टॉप का होता है।
मंत्रिमंडल जो होती है उसमें यही शामिल होते हैं, सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। जैसे कोई देश में आपात लगाना है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया है, इमरजेंसी लगानी है, और इमरजेंसी में राष्ट्रपति को लिख के देना पड़ता है, प्रधानमंत्री देता है, किसके सहयोग से? मंत्रिमंडल के सहयोग से। इनकी इमरजेंसी बैठक बुलाई जाती है रात को, दिन में जो भी जैसे भी टाइम होता हो, इमरजेंसी बैठक बुलाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री आएंगे, उनमें मंत्रिमंडल कहते हैं उसे। आपात लगाने के लिए मैंने पीछे बताया था आपको, राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल लिखित रूप में देगी तो ही वो राष्ट्रीय आपात लगाएगा, वरना नहीं लगाएगा। और मंत्रिमंडल में ये आएंगे कैबिनेट मंत्री, ठीक है। जैसे आप सपोज करो, अनुमान लगाना है, एक विभाग है चिकित्सा विभाग। कौन सा विभाग है? चिकित्सा विभाग है। ये बड़ा विभाग है, एक पूरा विभाग है, ठीक है, चिकित्सा विभाग है। हो गया चिकित्सा विभाग, ठीक है। चिकित्सा विभाग का अध्यक्ष कौन होगा? देखो विभाग के अध्यक्ष होते हैं ये, कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। चिकित्सा विभाग का अध्यक्ष कौन होगा? कैबिनेट मंत्री होगा। हो गया। अब कैबिनेट मंत्री से पूरा चिकित्सा विभाग बहुत बड़ा है, पूरा नहीं संभलेगा, पूरा नहीं संभलता है, नहीं संभलता है। उस चिकित्सा विभाग के भी उप विभाग है, छोटे छोटे विभाग हो रहे हैं। ये उप विभाग को संभालता है राज्य मंत्री। किसको संभालता है? ये उप विभाग या कोई विशेष विभाग हो उसे, उप विभाग या कोई विशेष विभाग हो उसे संभालता है। जैसे चिकित्सा विभाग का उप विभाग हो गया, ऐसे बहुत से उप विभाग होते हैं। जैसे कुष्ठ रोग विभाग उप विभाग है, महिला उप विभाग है, शिशु रोग उप विभाग है कि नहीं है? तो ये उप विभाग को कौन संभालेगा? ये संभालेगा। जैसे महिला विभाग है, कैंसर विभाग है, कैंसर है, कैंसर उप विभाग है, चिकित्सा में आएगा ये। अब कैंसर वाला उप विभाग किसको सौंप दिया? राज्य मंत्री को सौंप दिया है। उसमें कोई मेडिसिन देनी है, पेशेंट के लिए क्या करना है, क्या सुविधाएं देनी है कैंसर वाले के लिए, वो राज्य मंत्री संभालेगा। ऐसे ही कोई गर्भवती महिला है, उसका एक स्पेशल उप विभाग बना दिया है तो वो भी चिकित्सा में ही, लेकिन उप विभाग बना दिया है, उसे भी किसी एक राज्य मंत्री को सौंप दिया है। अब वो योजना निकालेगा, वो प्लान बनाएगा कि भी क्या करना है। गर्भवती महिलाओं को, प्रसूति महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को मृत्यु दर को किस प्रकार रोकना है, उनकी कौन कौन सी सुविधाएं करनी है, उनकी मतलब डिलीवरी के टाइम कौन सी व्यवस्थाएं करनी है, वो राज्य मंत्री व्यवस्था करेगा। मान लो कैबिनेट मंत्री की बैठक है, और बैठक इसलिए है कि भारत में कैंसर के मरीज बहुत मर रहे हैं, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है कैंसर के मरीजों की। या ऐसे मान लो गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, और इस मैटर पर बैठक हो रही है कैबिनेट मंत्री की। तो कैबिनेट मंत्री की बैठक में आएंगे तो सिर्फ कैबिनेट मंत्री, लेकिन उस बैठक में इस गर्भवती महिला का जो कोई राज्य मंत्री है ना, उसे भी शामिल किया जाएगा। उसे भी पूछा जाएगा, बता भैया इतनी महिलाएं क्यों मर रही है, कौन सी योजना चला रखी है तूने। ऐसा सिस्टम होता है। कभी कभार ये कैबिनेट मंत्री अपने छुट्टी पर होता है, पद खाली होता है, तो उसकी जगह स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में काम करता है ये राज्य मंत्री। पूरा विभाग फिर यही संभालता है। ये सिस्टम होता है, ध्यान रखना। और उस गर्भवती महिलाओं के लिए उप मंत्री है, वो राज्य मंत्री की सहयोग करेगा, उसे उप मंत्री कहते हैं। ये राज्य मंत्री के सहयोग के लिए बना होता है। ये सिस्टम होता है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, पढ़ लेना इसको 2 बार 3 बार। क्या सिस्टम होता है? मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम श्रेणी में कैबिनेट मंत्री आते हैं, जो अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, और मंत्रिमंडल में इन्हीं को शामिल किया जाता है। प्रथम श्रेणी के होते हैं ये। दूसरे राज्य मंत्री की बात करेंगे तो राज्य मंत्री जो है ये उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच की कड़ी होता है, बीच की कड़ी होता है, ठीक है। राज्य मंत्री क्या होता है? ये एक उप विभाग का अध्यक्ष होता है, या फिर कोई विशेष उप विभाग हो उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। और ये जो है ये कैबिनेट मंत्री की बैठक में भाग नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मंत्री की बैठक में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा अगर कोई विषय हो जो राज्य मंत्री से संबंधित हो, उनके विभाग से संबंधित हो, तब ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की बैठक में भाग ले सकता है। ओके, ठीक है। कई बार क्या होता है, इस राज्य मंत्री के पास स्वतंत्र प्रभार होता है। क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार होता है।
तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। उपमंत्री कोई लंबा चौड़ा लफड़ा नहीं है उपमंत्री का। उपमंत्री जो है ये राज्य मंत्री की क्या करता है, सहायता करता है। राज्य मंत्री की क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मंत्रिमंडल की शक्तियां। मंत्रिमंडल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? मंत्रिमंडल की शक्तियां, मंत्रिमंडल की शक्तियां, मंत्रिमंडल की शक्तियों को लेकर बात करेंगे हम लोग। मंत्रिमंडल के पास कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो ये मंत्रिमंडल की ध्यान रखेंगे शक्तियों से लेकर। तो मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग करेगी। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कार्य में सहयोग करेगी। क्या करेगी? कार्य में सहयोग करेगी, कार्य में सहयोग करेगी। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को कार्य में क्या करेगी? सहयोग करेगी, सहयोग करेगी। मंत्रिपरिषद को भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई माना गया है। मंत्रिपरिषद को भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई माना गया है। सबसे ऊंची इकाई माना गया है, इसको सर्वोच्च इकाई माना गया है, सर्वोच्च इकाई माना गया है, सर्वोच्च इकाई मानते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था की इसको क्या मानते हैं? सर्वोच्च इकाई मानते हैं। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल ही करती है। राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां होती है उनका उपयोग कौन करती है? समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल करती है। उपयोग मंत्रिमंडल करती है, मंत्रिमंडल करती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की समस्त जितनी भी शक्तियां होती है उन सब का प्रयोग कौन करती है? मंत्रिमंडल करती है। ठीक है, भारतीय शासन की व्यवस्था का मंत्रिमंडल को हृदय कहते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय मतलब क्या है? मैंने एक बात बताई थी पीछे, याद है तो उदाहरण से समझाया था। देश का मालिक कौन? राष्ट्रपति। उसने देश चलाने का ठेका दिया किसे? प्रधानमंत्री को। कितने साल के लिए दिया? 5 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री ने मजदूर रखे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, उन मजदूरों को ही क्या बोलते हैं? मंत्री बोलते हैं। बिल्डिंग बनवा राष्ट्रपति रहा है, बनाने का ठेका प्रधानमंत्री को दिया है, लेकिन वास्तव में चिनाई का काम, फिटिंग का काम, प्लास्टर का काम कौन कर रहा है? मंत्री कर रहे हैं। वास्तव में हृदय कौन है? धड़कने का काम कौन कर रहा है? बाकी तो अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन वास्तव में धड़कने का काम कौन कर रहा है? ये मंत्रिपरिषद कर रही है। इसलिए इस मंत्रिपरिषद को शासन का हृदय बोलते हैं। राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री के पास शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों का उपयोग कौन करता है? उनको प्रयोग में कौन लेता है? ये मंत्रिपरिषद उन शक्तियों को काम में लेती है, लोगों तक वो पहुंचाती है। बोलते हैं ना, क्यों तेरे बाप मंत्री है, तो मंत्री ही करता है सब कुछ। ठीक है, भारतीय शासन व्यवस्था की इसको सबसे ऊंची इकाई माना गया है। शासन व्यवस्था में अगर आम पब्लिक के साथ जुड़कर जो काम कर रही है, प्रधानमंत्री आप पब्लिक के साथ नहीं जुड़ता है कभी, मंत्रिमंडल मंत्री आप पब्लिकों के बीच में रहता है, उनसे जुड़ा हुआ रहता है। हॉस्पिटल चिकित्सा मंत्री है, वो हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ का निरीक्षण करेगा, वास्तव में उन लोगों की समस्याएं सुनेगा,
रूल तो ये है, सुनता है नहीं सुनता है वो बाद की बात है, बाकी रूल ये है। तो भारतीय शासन व्यवस्था की ये सर्वोच्च इकाई माना गया है। ओके, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कार्य में सहयोग करेंगे, देश चलाने में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, वास्तव में सहयोग करते हैं ये, ठीक है ना। तो ये सिस्टम होता है मंत्रिपरिषद का। अब देखो कार्यों की बात करेंगे हम लोग, मंत्री क्या क्या करते हैं। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण, कार्य नंबर 1, राष्ट्रीय नीति निर्धारण, राष्ट्रीय नीति निर्धारण कौन करते हैं, ये मंत्री करते हैं। राष्ट्रीय नीतियां हैं कोई भी राष्ट्र की नीति, आंतरिक और चाहे वो विदेशी नीति हो, आंतरिक हो और चाहे विदेशी हो, राष्ट्र से संबंधित अगर कोई नीति है, चाहे वो आंतरिक हो आंतरिक व विदेशी नीति का निर्धारण, आंतरिक व विदेशी नीति का निर्धारण। नीति चाहे आंतरिक हो और नीति चाहे बाहरी हो, विदेशी हो, उन सब का निर्धारण मंत्रिमंडल ही करती है, मंत्री परिषद ही करती है। क्या योजनाएं लेनी है, क्या योजनाओं पर काम करना है, ठीक है। कानून निर्माण पर नियंत्रण दूसरा कार्य है मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का। कानून आपके 10th क्लास में दिया है, उसी अकॉर्डिंग चल रहे हम लोग। कानून निर्माण पर नियंत्रण, दूसरा काम क्या है, कानून निर्माण पर नियंत्रण। क्या लफड़ा है ये, कानून निर्माण पर नियंत्रण मतलब क्या है, कानून निर्माण पर नियंत्रण का मतलब मंत्रिमंडल की समस्त महत्वपूर्ण विधेयक संसद में प्रस्तुत करते हैं। मंत्रिमंडल सदस्य ही जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं वो संसद में पेश करते हैं। जैसे क्लास में जो बच्चों का रोल होता है वही वास्तविक रोल होता है, स्कूल के प्रधानाचार्य का भी रोल होता है, कक्षाध्यापक का भी रोल होता है, लेकिन वास्तविक रोल जो होता है वो बच्चों का आता है। स्कूल में अगर बच्चे हैं तो ही स्कूल में प्रधानाध्यापक है, तो ही आपका अध्यापक है, वरना बच्चे ही नहीं है तो स्कूल किस काम की है। स्कूल किससे चल रही है, बच्चों से चल रही है, न कि प्रिंसिपल से चल रही है और न कि टीचर से। बच्चे हैं तो स्कूल है, वास्तव में स्कूल चलाने में बच्चों का अहम रोल होता है। तो ये जो मंत्रिमंडल जो है वो सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य वो महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में पेश करती है, महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश करती है। महत्वपूर्ण विधेयक संसद में प्रस्तुत। महत्वपूर्ण जो विधेयक होते हैं उन्हें संसद में प्रस्तुत करने का काम कौन करती है, मंत्रिमंडल करती है। कौन करती है, मंत्रिमंडल करती है। नेक्स्ट अगला काम की अगर बात करें हम, तीसरे काम की अगर बात करोगे यहाँ पे, तीसरा काम कौन है मंत्रिमंडल का? तीसरा काम है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण इसी का होता है। कार्यपालिका जो है अपने देश की, उस पर नियंत्रण इसी का होता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण किसका होता है, मंत्रिमंडल का होता है। सर्वोच्च नियंत्रण का मतलब क्या है बच्चों, तो जो भी कार्यपालिका है अपने देश की, 3 स्तंभ है केंद्र सरकारी कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका। कार्यपालिका जो है वो वास्तविक रूप में किसके हाथों में होती है, पूरी की पूरी ये मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। सैद्धांतिक रूप से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है, वैधानिक या सैद्धांतिक रूप से तो होती है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल के रूप में होती है। सैद्धांतिक रूप से या वैधानिक रूप से, औपचारिक रूप से कह सकते हो आप इसको, औपचारिक रूप से कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में होती है, या आप कह सकते हो इसको सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। किसके पास,
पति के पास। लेकिन वास्तविक रूप से अगर बात करोगे आप, वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति ये होती है मंत्री परिषद के पास, मंत्री परिषद के पास। वास्तविक रूप से किसके पास होती है बच्चों? मंत्री परिषद के पास होती है। सैद्धांतिक या औपचारिक रूप से किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ये कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। ये 3 शक्तियों की अगर चर्चा करो आप, दोबारा आगे की बताऊंगा मैं। अभी मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद की शक्तियां या कार्य या अधिकारों को लेकर बात कर रहे हैं हम लोग। तो बच्चों पहली जो शक्ति है वो है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण। राष्ट्रीय लेवल का अगर कोई फैसला लेना हो, जैसे 2 देशों के बीच में समझौता होना हो, 2 देशों के बीच में लड़ाई होनी हो, उन चीज़ों का फैसला कौन लेता है? ये मंत्रिमंडल लेती है। देश में अगर कोई कानून बनाना हो, नीति निर्धारण करनी हो, उस पर आंतरिक मामले हो गए हैं, उस पर काम कौन करती है? मंत्रिमंडल करती है। ठीक है। दूसरे कार्य की अगर बात करें हम लोग, कानून निर्माण पर नियंत्रण। देश के अंदर जो कानून का निर्माण होता है, महत्वपूर्ण जो विधेयक पेश करने होते हैं, उनका फैसला ही मंत्रिमंडल लेती है। स्टार्टिंग मंत्रिमंडल से होता है। जैसे कोई आरक्षण का मुद्दा हटाना हो, जैसे 3 तलाक का मुद्दा हटाना था, ऐसे अगर कोई फैसले लेने हैं आंतरिक कानून निर्माण से संबंधित, तो उन पर फैसला मंत्रिमंडल ही लेती है। उन्हीं का फैसला होता है मुख्य रूप से। तो ठीक है। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका जो है, अपने देश की कार्यपालिका जो है, उस पर सर्वोच्च नियंत्रण किसका होता है? मुख्य नियंत्रण किसका होता है? वो वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल का होता है, मंत्री परिषद का होता है। और सैद्धांतिक या औपचारिक रूप से किसका होता है? तो वो राष्ट्रपति का होता है। वो सैद्धांतिक रूप से होता है। किस रूप से होता है? सैद्धांतिक रूप से होता है। ओके। तो ये कुछ से कार्य हैं मंत्रिमंडल से संबंधित। एक जैसे कार्य है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य कौन सा करती है मंत्रिमंडल? वित्तीय काम कौन कौन से है मंत्रिमंडल के पास? तो अगला वित्तीय कार्य है। चौथे नंबर के कार्य की हम बात कर रहे हैं, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां कौन सी? वित्तीय शक्ति, ये लो। वित्तीय शक्तियों की हम बात करेंगे तो वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है कार्यपालिका से? तो देश की आर्थिक नीति का निर्धारण, आर्थिक जो नीति है उसका निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। देश की आर्थिक नीति का निर्धारण, देश की आर्थिक नीति का निर्धारण, देश की आर्थिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो देश की जो आर्थिक नीति है उस पर निर्धारण मंत्रिमंडल ही करती है। वित्तीय अधिकारों में अगर बात करो तो बजट मंत्रिमंडल द्वारा ही निर्धारित होता है। बजट भी मंत्रिमंडल द्वारा ही निर्धारित होता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित, बजट भी मंत्रिमंडल द्वारा ही निर्धारित होता है, मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित होता है। इसके अलावा जो धन विधेयक है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक, धन विधेयक मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही प्रस्तुत होता है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर प्रस्तुत होता है, ये मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही क्या होता है? प्रस्तुत होता है। तो वित्तीय शक्तियों में हम बातें कर रहे हैं बच्चों। तो वित्तीय शक्तियों में कौन कौन से अधिकार हैं? देश की आर्थिक नीति का निर्धारण करता है। देश से अगर पैसे से संबंधित कोई मामला हो, जो अगर मान लो कोई कर से, टैक्स से संबंधित कोई मामला हो, तो उसका निर्धारण मंत्रिमंडल ही करती है, मंत्रिमंडल ही करती है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा ही निर्धारित होता है। मंत्रिमंडल ही कहेगा कि शिक्षा पर इतना लगाओ, वैसे तो प्रधानमंत्री कहता है, लेकिन वो मंत्रिमंडल की राय पर करता है कि शिक्षा पर इतना है, स्वास्थ्य पर इतना लगाना है, वो निर्धारण जो है वो मंत्रिमंडल करती है। धन विधेयक जो है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही प्रस्तुत होता है, उनके द्वारा ही लोकसभा में उसको
प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल की उसमें हाँ होती है। ठीक है, तो ये कौन सी शक्तियां हैं? प्रधान मंत्रिमंडल की वित्तीय शक्तियां बातें कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट अगली शक्ति की बात करें हम लोग, तो अगली कौन सी शक्ति है मंत्रिमंडल के पास? तो वैदेशिक संबंधों का संचालन, पांचवी शक्ति है वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन क्या है? ये भी विदेशिक संबंधों का संचालन मतलब विदेशों के साथ जो संबंध रहने हैं उसके ऊपर चर्चा कौन करता है? जैसे युद्ध और शांति की घोषणा है, ये कौन करता है? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर होता है। ठीक है, युद्ध की घोषणा, युद्ध व शांति की घोषणा, युद्ध व शांति की घोषणा। युद्ध व शांति की घोषणा कौन करता है? तो युद्ध व शांति की घोषणा मंत्रिमंडल करती है। वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री लिखित रूप से कहेंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रियों में ही आता है। ऐसे मत सोचना सर प्रधानमंत्री कहते हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन वो भी एक मंत्री है, उन सबकी राय होती है आपस में, अकेला प्रधानमंत्री भी नहीं कह सकता, इन सब मंत्रियों की राय होती है। युद्ध की घोषणा करनी है तो सभी लिखित रूप में राष्ट्रपति को देंगे, तब राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करेगा। युद्ध को समाप्त करना है तो मंत्री और प्रधानमंत्री लिखित रूप में राष्ट्रपति को देंगे, तब ही वो युद्ध समाप्त की घोषणा कर सकता है, वो स्थापना कर सकते हैं। दूसरे देशों के साथ संबंध, दूसरे देशों के साथ संबंध, दूसरे से देशों के साथ हमें कौन कौन से जो योजनाएं चलानी है, कौन कौन से संबंध रखने हैं, मतलब व्यापारिक संबंध रखने हैं, एक दोस्ती के संबंध रखने हैं, एक दुश्मनी के संबंध रखने हैं, कई प्रकार के संबंध होते हैं। ठीक है, तो दोस्ती है रखनी है, दुश्मनी रखनी है, व्यापारिक संबंध रखने हैं, इन चीज़ों का डिसीजन जो है, निर्धारण जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर करते हैं। उसमें भी मंत्रिमंडल का योगदान होता है, उसका भी मंत्रिमंडल का योगदान होता है। ठीक है भैया, ओके। नेक्स्ट कार्य कितना नंबर हो गया? 5, 6 नंबर। 6 नंबर काम की अगर बात करेंगे हम लोग, मंत्रिमंडल का छठा और लास्ट काम नियुक्ति संबंधी कार्य। छठा और लास्ट काम है नियुक्ति संबंधी कार्य मतलब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नियुक्ति, किस नियुक्तियों में कौन कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति में इसका योगदान होता है। तो जितने भी पदाधिकारी हैं, जिसमें लोकसभा का स्पीकर मान लो आप, इसके अलावा जो पदाधिकारी जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, कोई आयोग का अध्यक्ष बनाना है, तो जितने भी पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह पर करता है। पदाधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। पदाधिकारियों की नियुक्ति में पदाधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह है। पदाधिकारियों जितने भी हैं उनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, उनमें सलाह कौन देता है? उनमें सलाह है ये मंत्रिमंडल देती है, मंत्री परिषद देती है। विपक्ष को नियंत्रित करना तथा शासन को सुचारू रूप से चलाने का काम ये भी मंत्रिमंडल का होता है। विपक्ष को नियंत्रण करने का मतलब कई बार लोकसभा या संसद की बैठक में क्या होता है, कोई विधेयक को लेकर आपस में तनातनी हो जाती है, गाली गलौज होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे की बहस हो जाती है, तो मंत्रिमंडल ही उस विपक्ष को कंट्रोल में करती है, उनको चुप करवाती है। वैसे तो मुख्य काम अध्यक्ष का होता है, लेकिन उसमें मंत्रिमंडल का भी रोल होता है। तो विपक्ष को नियंत्रित करती है ये, विपक्ष को नियंत्रित करना, विपक्ष को नियंत्रित करना।
विपक्ष को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? नियंत्रित करने का काम विपक्ष को ये मंत्रिपरिषद का। शासन को सुचारू रूप से चलाना, शासन में किसी प्रकार की कोई घपलाबाजी न हो, कोई गड़बड़ न हो। शासन को सुचारू रूप से चलाना, सुचारू रूप से चलाना। शासन को सुचारू रूप से चलाने का काम भी किसका होता है? मंत्री परिषद का होता है। ये मंत्री परिषद के कुछ कार्य हैं जिसमें आपको रिपीट करवा रहा हूं मैं, आप जल्दी जल्दी रिपीट कर लेना इनको। ये देखिए कौन कौन से काम करते हैं मंत्री, ये देखो आप काम को लेके। काम में हम बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय नीति का निर्धारण। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण मतलब आंतरिक और विदेशिक जो भी नीतियां होती है उन सब का निर्धारण कौन करते हैं? ये मंत्री परिषद करती है। कानून निर्माण पर नियंत्रण, महत्वपूर्ण विधेयक जो है संसद में वो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही रखे जाते हैं। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, जो अपने देश की केंद्रीय कार्यपालिका है उसके ऊपर औपचारिक या सैद्धांतिक रूप से तो प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधान जो है वो मंत्री परिषद होती है। कौन होती है? मंत्री परिषद होती है। आगे हम बात करेंगे वित्तीय शक्तियों को लेकर। वित्तीय शक्तियों में देश की आर्थिक नीति का निर्धारण कौन करती है? मंत्री परिषद करती है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा ही निर्धारित होता है, ये भी वित्तीय अधिकार है। धन विधेयक मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी एक वित्तीय अधिकार है। विदेशिक संबंधों का संचालन, विदेशिक संबंधों में कौन कौन से संचालन करती है मंत्री? तो युद्ध व शांति की घोषणा राष्ट्रपति को ये करवाती है। दूसरे देशों के साथ जो नीतियां बढ़ती है, संबंध बढ़ते हैं, वो ये डिसाइड करती है। उसके बाद नियुक्ति संबंधी कार्य, मंत्रिमंडल द्वारा कौन कौन सी नियुक्तियां की जाती है? तो इसमें एक नाम आता है पदाधिकारियों की नियुक्ति, जिस राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह पर करता है। विपक्ष को नियंत्रण करने का काम मंत्री परिषद ही करती है और शासन को सुचारू रूप से चलाने का काम मंत्री परिषद का ही होता है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।